स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। ओके, सो विल स्टार्ट विथ आउटलाइन एग्रीमेंट्स। हाँ, तो आउटलाइन एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को हम आउटलाइन एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि जैसे हमने एक पीओ, इफ यू चेक अ पीओ, तो यहाँ पे जैसे मैंने P2P सेटल कराया था, तो यहाँ पे जैसे ना, यहाँ पे जैसे ये देखो, ये आउटलाइन एग्रीमेंट है। तो रेफरेंस वाला पार्ट है। सो इन द राइट ऑफ द पीओ इट्स अ रेफरेंस पार्ट, मतलब पीआर से भी पीओ बन सकता है। ठीक है, हमने वो देखा था ना, आरएफक्यू से भी हमने पीओ बनाया था। तो आरएफक्यू कैन आल्सो बी अ प्रीवियस डॉक्यूमेंट ऑफ द पीओ। पीआर से तो बनता ही है, एंड आउटलाइन एग्रीमेंट भी होता है। तो आउटलाइन एग्रीमेंट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट और अ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे भी हम पॉपुलेट कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग विल बी पॉपुलेटेड। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट से पीओ। तो अगर 100 का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम मल्टीपल पीओ बना सकते हैं जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है। 5-5 करके बनाया, 50 करके एक बनाया, फिर नेक्स्ट 50 बनाया। इस तरह का रिक्वायरमेंट है, हम कॉन्ट्रैक्ट को बार बार रेफर कर सकते हैं जब तक वो वैलिडिटी डेट पे है। मतलब डेट अगर इफ इट इज विद इन द वैलिडिटी डेट, देन वी कैन import the details of the contract into the PO। ठीक है, तो आउटर एग्रीमेंट्स क्या है कि इट्स अ प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, एंड इट्स कुछ लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे मान लो एक वेंडर के साथ मैंने आरएफक्यू में एक वेंडर मैंने बताया था, एक वेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ, तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट पे जा सकते हैं कि भाई आप मुझे इस ड्यूरेशन के अंदर डेट टाइम डिपेंडेंट है, इस डेट के अंदर यू विल गिव मी द मटेरियल इन दिस प्राइस। ठीक है, तो उसमें लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। So there are two types of outline agreements. One is a contract which is time bound, और scheduling agreement is also time bound and also quantity based। ठीक है, तो contract is the document। तो ये सारे ही contract, scheduling agreement, purchase requisition, purchase order, RFQ, all are purchasing documents। ठीक है, तो जब हम टेबल में जाके जैसे EKKO है, AC11 में जाके डेटाबेस टेबल देखते हैं ना, AC11 में, तो अगर मैं EKKO करूँ, दिस इज अ हेडर टेबल। हाँ, तो परचेजिंग डॉक्यूमेंट का हेडर टेबल है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट परचेजिंग डॉक्यूमेंट, आई मीन कि ये देखो यहाँ पे है परचेजिंग डॉक्यूमेंट नंबर, इट डजंट से कि PO नंबर है। ठीक है, देखो ये परचेजिंग डॉक्यूमेंट है, तो डजंट से कि परचेज ऑर्डर, इन आइदर से कि RFQ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट कैटेगरी में देख सकते हैं। तो एक फील्ड है डॉक्यूमेंट कैटेगरी। तो EKKO is a table wherein I can find RFQ, I can find purchase order, I can find contract, I can find scheduling agreement। ठीक है, तो ये चारों चीज हमको मिलेगा। तो PR के लिए अलग टेबल है। क्या टेबल है PR के लिए, बताना, कौन बताएगा? PR का टेबल अलग है, बताओ तो कौन सा टेबल है? डेटाबेस टेबल फॉर PR। बताओ अजीत। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। EBAN इज फॉर PR। ठीक है, तो यहाँ पे PR नहीं आएगा बिकॉज PR का डेडिकेटेड टेबल है EBAN। ठीक है, इको इज अ हेडर टेबल। हेडर टेबल मतलब ये हेडर है, ये हेडर, ये सारे टैब्स का इंफॉर्मेशन उस इको में आएगा। तो PO नंबर आएगा, सप्लायर आएगा, डेट आएगा, ऑर्ग डेटा आएगा, कौन सा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा परचेज ग्रुप, कौन सा कंपनी कोड। तो मोस्ट ऑफ द फील्ड्स इन दीज टैब्स विल कम इन इको, EKKO। ठीक है, ये आइटम है, ये EKPO वाला है, दिस इज द EKPO पार्ट। यहाँ पे प्लांट, लोकेशन, PO भी आएगा। ठीक है, क्योंकि परचेज ऑर्डर का ही है ना ये आइटम। तो मटेरियल है, शॉर्ट टेक्स्ट आएगा, क्वांटिटी आएगी, नेट प्राइस आएगी, तो प्लांट, ये सारा डिटेल्स आएगी। और ये भी आइटम डिटेल्स में जो खुलेगा, ये भी दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर। तो ये आइटम का तो लाइन आइटम है, और इसका डिटेल्स है यहाँ पे उसी सेम लाइन आइटम का। मल्टीपल है तो मल्टीपल। तो ये दोनों टैब्स की EK PO है, सॉरी हाँ EK PO है।
और अकाउंट पीओ हिस्ट्री, ये एक इसका एक अलग टेबल है, ठीक है। तो ये इसका टेबल कौन सी है बताना, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का टेबल कौन सी है? सर ये याद नहीं रहा। जो हमने प्लांट फ्रॉम प्लांट किया था, तो सोचना क्या कौन सा टेबल यूज किया था हमने जब प्लांट फ्रॉम प्लांट हमने निकाला था? नहीं याद आया सर। ई के बी किया था ना? ठीक है डी। हाँ, ई के बी, हाँ। तो दैट इज द परचेज ऑर्डर टेबल। हाँ, तो हिस्ट्री टेबल है, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टेबल है, ई के बी से हमने किया था ना, ई बैन से पीआर और पीओ निकाला था, फिर सारे पीओस को मैंने ई के बी में डाला था, जहाँ पे हमने इनवॉइस और जीआर डॉक्यूमेंट को निकाला था, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जीआर और इनवॉइस दोनों मिलेगा इस टैब में, है। तो जीआर होगा तभी ये एक्टिवेट होता है, यू नो। फ्रेश पीओ अगर क्रिएट करोगे तो ये टैब नहीं होगा, तो दिस टैब विल कम ओनली व्हेन यू डू द जीआर, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे ई के क्यू में अगर हम मैं परचेसिंग डॉक्यूमेंट बताऊं, तो परचेसिंग डॉक्यूमेंट मतलब इट इज कंसिस्टिंग ऑफ आर एफ क्यू, इट कैन बी आर एफ क्यू, बी परचेज ऑर्डर, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी शेड्यूल, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट है, हाँ। तो हम लोग वही है कि दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, हाँ। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा इसमें, इसमें इट्स आल्सो परचेसिंग डॉक्यूमेंट। Shielding agreement is also a purchasing document. So outward agreements are of two types. One is a contract which is time bound, and shielding agreement which is quantity, time and quantity based. ठीक है। Now contracts क्या है? It's time bound outward agreement specifying fixed validity dates and value और quantity for procurement. मतलब contract दो तरह का होता है, एक वैल्यू का हो सकता है, क्वांटिटी का हो सकता है, ठीक है। इसमें वैलिडेट्स होती है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब ही टाइम बाउंड है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप म्यूट कर लो। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर 2 साल का है, 6 महीने का है, इट हैज अ स्टार्ट डेट और एंड डेट। शेड्यूल एग्रीमेंट में भी इट हैज डेट्स, ओके। सो मोस्ट सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल एग्रीमेंट आर सिमिलर डॉक्यूमेंट, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विल टॉक अबाउट, एंड दे ऑफर स्टेबिलिटी फॉर बोथ बायर्स एंड सप्लायर्स। मतलब एक स्टेबिलिटी है कि 1 साल के लिए बन रहा है, तो 1 साल में हम इतना परचेस करेंगे, इतना क्वांटिटी है या इतना वैल्यू का है। तो इट कैन बी वैल्यू एंड क्वांटिटी, आइदर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। तो 1 साल के लिए प्राइस फिक्स हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद फिर पीओ से फुलफिल करते हैं। तो मान लो 1000 क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको फुलफिल कैसे करेंगे? 1000 क्वांटिटी वो पीओ बना के करनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करके हम पीओ बनाते हैं, जैसे मैंने बोला था, उसी लाइन आइटम पे वहाँ पे शेड्यूलिंग आउटलाइन एग्रीमेंट पे डाल के पीओ बनता जाएगा। 1000 क्वांटिटी है, 50-50 का बनाओ, तुम कितने भी बनाओ, या फिर मल्टीपल। सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेफर्ड मल्टीपल टाइम्स अंटिल इट इज फुलफिल्ड। जब तक वो फुलफिल नहीं होगा उसका क्वांटिटी हम पीओ बना सकते हैं, जैसे जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा वैसा पीओ बनाएंगे, ठीक है। शेड्यूल एग्रीमेंट क्या है, कोई कम यूज होता है, इट्स ऑल्सो क्वांटिटी बेस्ड, एंड इसमें फिक्स डिलीवरी होती है, फ्लेक्सिबल डिलीवरीज होती हैं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम कर सकते हैं। तो शेड्यूल एग्रीमेंट इज दिस। तो यहाँ पे दो, दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू टाइप्स, जैसे बोला मैंने क्वांटिटी। तो एमके इज अ डॉक्यूमेंट टाइप फॉर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मान लो कि मुझे सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे मुझे 1 साल में 1 लाख पीसेस चाहिए, ठीक है। तो मेरा फोकस कहाँ पे? क्वांटिटी पे है, 1 लाख पीसेस चाहिए, तो आई विल क्रिएट अ एमके कॉन्ट्रैक्ट। तो डॉक्यूमेंट टाइप लूंगा एसएपी में, इट इज एमके, ठीक है, दैट इज क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे चाहिए कि 1 साल के अंदर मुझे 1 लाख रुपए का माल चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आई विल टेक अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वैल्यू इज माई फोकस, देन आई विल टेक अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, आई विल क्रिएट अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कि 1 लाख रुपए का परचेस करना है तुमसे, वेंडर से, ठीक है। तो डब्ल्यू के, अगर 1 लाख पीसेस या 1 लाख पीसेस या 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, देन इट वुड बी एमके कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स कैटेगराइज करने में हेल्प करती है, ठीक है। और शेड्यूल एग्रीमेंट में क्या है? एलपी है, जैसे डिलीवरी शेड्यूल बनता है, एलपी के साथ साथ डिलीवरी शेड्यूल बनेगा। जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, पहले शेड्यूल एग्रीमेंट बना, और उसके बाद अच्छा इसमें जैसे मैं टी कोड भी ऐड कर दूं, तो
ME31K, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा टी कोड है 31L, ठीक है। तो दो तो ट्रांजेक्शन में सेम ही है, 31 से क्रिएट है, जैसे यहाँ पे भी 31 2 3 है, तो 2 से चेंज है, हर 2 और हर उसमें 3 इज फॉर डिस्प्ले। हाँ, तो कोई भी टी कोड में 1 है तो क्रिएशन है, 2 इज फॉर चेंज एंड 3 इज फॉर डिस्प्ले। सिमिलरली यहाँ पे भी है 32 इज फॉर एडिशन, 33 फर्स्ट। तो इस तरह से होती है, ठीक है ना। ME31 से कॉन्टैक्ट बनता है, चेंज कर सकते हैं। ME33K से वी कैन डिस्प्ले इट। सिमिलरली इसमें ME31L है, ME32L है, ME33L है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से वी कैन क्रिएट शेड्यूल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो इसमें दो तरह का डॉक्यूमेंट है, LP फॉर डिलीवरी शेड्यूल, और यहाँ पे LPA है विथ रिलीज। अगर रिलीज करना चाहो तो LPA करो, और इसमें है LP। तो ये बहुत कम यूज होता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक्चुअली, कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें ME31K, 32K, 33K, तो K फॉर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि WK MK है तो K है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो। शेड्यूल एग्रीमेंट का P है, LP तो L आ रहा है यहाँ पे, 31, 32, 33, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह दिखता है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लो कि डिस्प्ले में जाओ तो एक एग्रीमेंट नंबर होती है, एक वेंडर है, मतलब ये वेंडर ये माल दे रहा है इतना क्वांटिटी फॉर यानी से MK इज फॉर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। जैसे ही MK है तो क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, इसका प्राइस आएगा और बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में ये होगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हेडर में यहाँ पे डेट्स होगी, है स्टार्ट डेट, वैलिडिटी डेट। एक स्टार्ट डेट होगा, एग्रीमेंट डेट मतलब आज का डेट जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो डेट है। कब स्टार्ट हो रहा है, जैसे आज का डेट से स्टार्ट हुआ, 1 साल के बाद का एंड है, तो इस डेट के अंदर वो प्राइस रहेगी, जो प्राइस डिसाइड हुई है वो इस डेट के दौरान एक्टिव रहेगी। एंड इट्स अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कोड इसमें है, अग्रीमेंट नंबर ये है, वेंडर ये दे रहा है माल, इस डेट के अंदर वो देगा, ठीक है। पेमेंट टर्म्स ये है, बायर इज दिस वन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन दिस वन, कंपनी कोड दिस वन। तो अगेन वेंडर के साथ परचेज ऑर्गेनाइजेशन का लिंक है, मटेरियल के साथ प्लांट का। तो हमेशा ये रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हाँ, जो भी सप्लायर भी है, तो कंपनी कोड और परचेज ऑर्गेनाइजेशन दोनों के अंदर बनी होनी चाहिए। तो हमेशा ये रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी जब तुम बना रहे हो चीज़ें, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे फिर यहाँ पे मटेरियल डालो, हाँ, कितना क्वांटिटी चाहिए वो डालो, नेट प्राइस कितना है, कौन सा प्लांट में आ रहा है, कौन सा लोकेशन पे है, हाँ। यहाँ पे सेम है लाइन आइटम में, तो 10, 20, 30, 40, 60, मतलब 10 लाइन आइटम है तो इतना तक आएगा। 16 लाइन आइटम है तो 160 तक जाएगा डिफरेंट मटेरियल। तो एक वेंडर कैन गिव मी मल्टीपल मटेरियल्स, हाँ, बट वेंडर एक ही होगा हमेशा। हर परचेज डॉक्यूमेंट में एक ही वेंडर होगा, मल्टीपल वेंडर्स एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। दूसरा वेंडर है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। सिमिलरली फॉर PO, एक PO में एक ही वेंडर होगा, मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में शेड्यूल एग्रीमेंट में सेम चीज़ है, एक ही वेंडर होनी चाहिए और मल्टीपल मटेरियल्स जो ये वेंडर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये है, ठीक है। शेड्यूल एग्रीमेंट विल डू इट इन लाइव थोड़ा सा बाद में, तो पहले ये देख लो कि कैसा होता है। तो LP शेड्यूल एग्रीमेंट LP करेंगे, सेम है, वेंडर डालो, अग्रीमेंट डालो, ठीक है, कौन सा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ग्रुप, वो डाल के फिर यहाँ पे भी सेम है। तो ये लुक एंड फील सेम है, क्योंकि ME31 कॉमन है ना दोनों में ट्रांजेक्शन पे, तो ये सेम होती है। स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे भी होगी, एग्रीमेंट डेट होगी एक, ठीक है। तो और आइटम पे यहाँ पे आइटम डालो, हाँ, एक आइटम है, ये क्वांटिटी है टारगेट, ठीक है। तो ये क्वांटिटी बेस्ड होती है, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं हो पाएगी, है। तो यहाँ पे ऑलवेज क्वांटिटी होगी यहाँ पे शेड्यूल एग्रीमेंट में। और ये मटेरियल है, ये प्लांट है, और उसके बाद आइटम पे जाकर डिलीवरी शेड्यूल। तो यहाँ पे शेड्यूल लाइंस के लिए एक और टी कोड होती है एक्चुअली। तो यहाँ पे तुम्हारा
ME38 इज दैट टी कोड। तो जब एग्रीमेंट ME31L से बनेगा, ठीक है, उसके बाद जब सेव हो जाएगा तो ME38 पे वही डॉक्यूमेंट खोल के हम डिलीवरी शेड्यूल बना सकते हैं इसका, ठीक है, या फिर आइटम से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल का वो है ये, जैसे है ना कि इस तारीख को इतना क्वांटिटी है, अब इस तारीख को इतना क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वो अलग एक ट्रांजैक्शन से बनेगा। तो ये हम 2 ट्रांजैक्शन पे करते हैं, तो इसीलिए हम इतना यूज नहीं करते इसको, बट परचेज ऑर्डर में ये इजीली हो सकता है ना, लाइन ड्राइव पे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं कि 100 क्वांटिटी है, 50 इस डेट में दो, 50 इस डेट में दो। तो यहाँ पे क्या 2 ट्रांजैक्शन पे करनी पड़ती है, सेम एग्रीमेंट पर बनाओ, फिर ME38 में यही डॉक्यूमेंट खोल के फिर उस पर डेट वाइज डिलीवरी डालो, ठीक है। तो इस तरह से बनता है कॉन्ट्रैक्ट, है। तो कॉन्ट्रैक्ट चिल्ड्रन, ठीक है, तो वील सी वंस, हाँ, तो आउटलाइन एग्रीमेंट जिसको मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लो ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सो इफ आई चेक हियर, तो देखो ME31 के, हाँ बस मानो 33 करते पहले, ME33 के, तो यहाँ पे एग्रीमेंट है डिस्प्ले कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर डलेगा, ठीक है, तो इसमें वो नंबर डाल देना जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से लुक एंड फील होता है। तो एक ये मटेरियल है, ठीक है, ये सप्लायर है, मतलब ये सप्लायर ये मटेरियल दे रहा है, इतना पीसीज है और इसका MK है, मतलब इट्स अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जैसे इफ यू चेक द आइटम, यहाँ पे 2 चीज होती है, 2 स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी, मतलब अगर क्वांटिटी इज द फोकस हियर तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वैल्यू इज द फोकस तो वैल्यू बनेगा, ठीक है, कितना क्वांटिटी कितना प्राइस कौन सा प्लांट, फाइन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट्स हेडर है, हाँ, तो हेडर में जाके यू हैव द सप्लायर एंड द डेट्स, हाँ, ये आज का जिस डेट में बना है वो डेट आएगी, ठीक है, कब स्टार्ट है कब एंड है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 11/1 से लेकर 31/1 तक है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये एक्सपायर हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये आज फरवरी हो गया तो इट्स एक्सपायर्ड, ठीक है। एंड ये देखो वैल्यू, हाँ, तो वैल्यू जब हम इसको जब हम MK से जब WK करेंगे ना वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मैंडेटरी हो जाएगी। सो व्हेनेवर आई सिलेक्ट WK, so this will be mandatory because it's a value contract and target value has to be there कि 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, वो क्वांटिटी डजेंट मैटर, जितना भी क्वांटिटी उस प्राइस में आता है वो हम करेंगे, ठीक है। कोई पूछ रहा क्या? हेलो, सर इसमें कोई सर रिलीज का ऑप्शन भी रहता है? क्या बोल रहे हो? हाँ, रिलीज का इसमें रिलीज हो सकता है, हाँ, यहाँ पे जैसे रिलीज स्ट्रैटेजी इसमें भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर पे होगा बट हाँ कर सकते हैं यहाँ पे रिलीज। ठीक है सर। हाँ, तो एक ही बात है, मतलब कि इस PRPO कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज सेम ही है, तो हम लोग वी कैन विल शो यू द स्टेप्स, हाँ, तो PRPO इज इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, बट टी कोड एक है, ME35 से वो रिलीज होता है, ME35K से रिलीज होगा, तो जो भी है उसमें अलग है, तो रिलीज हो सकता है, हर डॉक्यूमेंट रिलीज हो सकता है, PRPO बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, PRPO कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों चीज रिलीज होता है, तो दैट इज तो क्लियर है ना ये पार्ट। तो वी कैन, कहाँ गया, मैं बंद कर दिया, सॉरी, ठीक है, तो वी कैन डू वन क्विक स्टेप, जैसे मान लो ये है, तो मैं जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे ME31 के, हाँ, बनाया, ठीक है, देखो यहाँ पे सप्लायर करनी है, तो सप्लायर जैसे मान लो ये सप्लायर है, हाँ, तो ये सप्लायर को यहाँ डालो, ठीक है, अग्रीमेंट टाइप जैसे मान लो मैं क्वांटिटी बनाना चाहता हूँ, तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट इसमें है MK, ठीक है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आई नो, जैसे मान लो हेडर पे जाओ तो यू कैन सी द परचेज ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो ये इतना ही परचेजिंग ग्रुप इतना ही है, ठीक है। अब देखो एंड डेट है, मतलब आज से शुरू हो रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि 28 तारीख तक चलेगा कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स है, इतना तक ही है, ठीक है। अब मटेरियल, हाँ, कौन सा मटेरियल चाहिए, तो कि जो भी मटेरियल है वो डाल देना, ये मटेरियल है, मेरा प्लांट जो है वो ये है, लोकेशन
और यहाँ पे क्वांटिटी देखो, एम के इज क्वांटिटी, तो आई वुड वांट टू हैव द क्वांटिटी, जैसे 1 2 3, और प्राइस है, ठीक है, 123 कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। अब उसके बाद टैक्स को डाल सकते हैं, बट नेट ऑर्डर प्राइस देखो ये प्राइस है, हाँ, तो ये डिसाइड हुआ है, ये एक पीस का 50 है, तो ये प्राइस ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे ग्रॉस प्राइस इज देयर, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइस में हमने ऑलरेडी, हमारे पास कंडीशन है बना हुआ है, तो एक पीस का 50 पीसेज ये ऑलरेडी आया, क्योंकि मेरे पास इन्फो रिकॉर्ड है, इन्फो रिकॉर्ड से आ जाता है प्राइस, ठीक है। या मटेरियल मास्टर में भी अगर देखोगे तो ये प्राइस ऑटोमेटिक फेचअप हो जाएगा। तो जो प्राइस है वो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द मास्टर डेटा, ठीक है। एंड 123 उसका क्वांटिटी है, ठीक है। चेक करने का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे सेव करने से पहले चेक करो, ठीक है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो हेडर में जाके आप अगर देखो तो अगर एम के है तो यू नो दिस कैन बी ब्लैंक, बिकॉज एम के इज एम के क्या है, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, इट्स अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। सो क्वांटिटी इज माय फोकस एंड वैल्यू इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो मैं यू नो आई कैन सेव इट, हाँ, तो सेव करो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो दिस इज अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये बताएगा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड इन दिस नंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव, हाँ। तो जैसे मान लो मैंने एक यहाँ बनाते हैं, ठीक है, एक क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट सेम है, यहाँ से डब्ल्यू के कर दो, ठीक, डब्ल्यू के कर दो। सप्लायर मेरा मान लो सेम ही है, ठीक है। इस पर भी एंड डेट डालनी पड़ेगी 28 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंडेटरी हो गया, देखो यहाँ पे ना, देखो ये बॉक्स पे टिक मार्क है, तो वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। तो वैल्यू मान लो कि मैं 5000 बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मटेरियल डाल दो, ये मटेरियल है, क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। प्लांट इज दिस वन, लोकेशन इज दिस, ठीक है, ठीक है। प्राइस जितना भी प्राइस है वो तो आ जाएगा, 50 है। टारगेट क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये ब्लैंक रख सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू के है, ठीक है, क्लियर। चेक कर सकते हैं एनीथिंग, अगर डिस्कस कुछ है तो वो मतलब आई कैन यू नो से, मतलब कोई मिसिंग है तो इट विल शो यू कि क्या मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब सेव कर दिया इसको, तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, ठीक है। सर इसमें पैसे तो डालने पड़ेंगे ना? बोलो क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ इसमें पैसे तो डालने पड़ेंगे, कितने रुपए का मंगा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आएगी क्वांटिटी सर। नहीं, क्वांटिटी पैसा है ना, क्वांटिटी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि वैल्यू जब तक पैसा पूरा नहीं होगा, क्वांटिटी कितना भी हो, मुझे उस पैसा कहाँ उतना, डालेंगे सर? क्या बोल रहे हो? पैसा कहाँ पे एंटर करेंगे हम, कितने रुपए का मंगा रहे हैं फिर? अच्छा, किया था ना 500 कुछ किया था ना, नहीं देखा तुमने? नहीं क्या? TLK, अभी तो 5000 एंटर किया था भाई, टारगेट वैल्यू, जी जी जी। ठीक है ना। ये ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वही बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है तो मैंने बोला ना ये मैंडेटरी हो जाता है, दिखाया था ना बॉक्स करके चेक मार्क था। तो इतना वैल्यू का परचेज करना है। अब इस इतने में कितना भी आएगा, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट क्वांटिटी, भाई मुझे को 5000 रुपए का माल चाहिए, 5000 यूएसडी का माल चाहिए। अब तुम्हारा 50 है फॉर एग्जाम्पल एक पीस का, तो मैं उतना ही मंगा सकता हूँ जब तक वो वैल्यू होगा, मतलब कितना होगा, 100 पीस है ना, 100 या कितना है, 100 पीसेज है ना, 50 into 100, तो उतना ही करा पाऊंगा, ठीक है। ये 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। तो जब तक वो 5 लाख का परचेज में, 5 लाख का परचेज करनी पड़ेगी, तो जो पीओ का प्राइस होगा वो 5 लाख तक, इतना तक वैल्यू तक हो जाएगा, टारगेट वैल्यू जो है उतना तक जब हो जाएगा तब क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली बहुत रेयर होता है एक्चुअली, मैं कह दूं कि नॉर्मल सिनेरियो में हम वैल्यू पे नहीं जाते हैं कि इतना माल, हम तो क्वांटिटी पे डील करते हैं ना, कोई भी है मुझे क्वांटिटी चाहिए, राइट।
अब जी जी। मेरा बजट है फॉर एग्जांपल कुछ भी, मेरे को चाहिए हर साल हर महीना मुझे 500 क्वांटिटी चाहिए, और वैल्यू से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं होता। अगर मान लो कि है कि इतना का परचेस करना है, बहुत रेयर कंडीशन है एक्चुअली, बट अगर है तो ये वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, तो क्वांटिटी नहीं डाल सकता क्योंकि वो ऑप्शनल है, मतलब डाल सकता है बट ऑप्शनल है एक्चुअली। बट नॉर्मली एम के ही बनता है, हमेशा ही मैंने देखा है, बट हाँ उसमें हमको क्वांटिटी चाहिए बिकॉज हम माल इट इज ऑल अबाउट मटीरियल। तो मटेरियल में हम हमेशा ही 1 लाख पीसेज है, 2 लाख पीसेज है, 5 लाख पीसेज है, वो हम एम के में बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, क्लियर राइट? ओके। अच्छा, अब देखो ये वैल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट से भी मैं पीओ बना सकता हूँ। देखो देखो यहाँ पे मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब मैं ME21 से आई कैन ऑल्सो डू अ पीओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि इस राइट पे चले जाओ, यहाँ पे डाल सकते हैं आउट टर्न एग्रीमेंट ये है। ठीक है, दिस इज अ, तो दिस कैन बी शेड्यूल्ड एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ अच्छा सॉरी, एक क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे कॉपी कर लो, तो ये डाल दो। देखो वो सब कुछ आ जाएगा, सप्लायर आ जाएगी, हाँ, बैच जो भी है, पीओ क्वांटिटी कितना चाहिए। अब मान लो मुझे 50 चाहिए, ठीक है, 50 मेरा प्राइस था। अब उसको फुलफिल करनी पड़ेगी ना, मैं मल्टीपल बना सकता हूँ। अब उसमें कितना था, शायद 123 था ना, तो मैं 23 मंगवाऊँ पहले। तो जब तक वो 123 कंप्लीट हो जाएगा मैं मल्टीपल बना सकता हूँ। पहले 23 लाया, फिर 50 और लाया, फिर माइंड जो ओपन क्वांटिटी जितना है वो बाकी पे होगा। जब तक वो 123 कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट तो एक और बना सकता हूँ 100 का। मान लो मेरा 100 का रिक्वायरमेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वो हो जाएगी, मतलब फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, इसी को सर ओपन पीओ बोलते हैं। नहीं ओपन पीओ तो हाँ, ओपन पीओ मतलब मतलब क्या बोलते हैं कि पीओ, ओपन पीओ नहीं होगा, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ओपन पीओ तब है जब पीओ से जीआर होगा। देखो मैंने सर इस तरह कंपनी से, में हाँ कंपनी में सर ओपन पीओ मैंने। मतलब पीओ कंप्लीट नहीं हो। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, थिंग इस तरह से होता है ना। देखो पीओ मान लो 15 का है, ठीक है, मैंने जीआर 10 का किया, तो ये मेरा ओपन पीओ है बिकॉज अभी उसका जीआर बाकी है, 5 अभी बाकी है। ठीक है, ठीक है ना, ये एक सिनारियो हो गया। तो आई विल से कि ये कह रहा हूँ, बोलो। सुनो सर, एक मैं इस कंपनी में काम करता था जब, तो हम एक सर्विस पीआर बनाते थे वेंडर की। हम्म, तो उसके दूसरे वेंडर के केस में ये था कि इसका पीओ, वो सॉरी ओपन पीओ बना हुआ है, इसकी पीआर नहीं बनेगी। तो वो किस किस तरह का होता है सर? ओपन पीओ समझा नहीं, ओपन पीओ है तो पीआर नहीं बनेगी, मतलब समझा नहीं मतलब। मतलब जैसे किसी वेंडर का बिलिंग करना होता है ना, हम्म, तो उसका बिलिंग करने के लिए हमें उसकी सर्विस पीआर बनानी पड़ती थी। जैसे कुछ भी काम करा देते हैं हम कंपनी में हाँ, मेंटेनेंस से रिलेटेड, हम्म, तो उसकी पीआर बनानी होती थी सर, सर्विस हम्म, पीआर बनती थी। हम्म, तो जो एक वेंडर एक और था जो लेबर सप्लाई करता था कंपनी में, हम्म। तो उसका बिलिंग करने के लिए उसका क्वांटिटी से ही पीओ बनता था, तो उसको ओपन पीओ बोलते थे कंपनी में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, वो ओपन पीओ इसी को बोलते हैं क्या? नहीं ओपन पीओ देखो, कॉन्ट्रैक्ट। देखो वो बिजनेस पे जो डिपेंड करेगा। वो ओपन मतलब अभी भी उसका जीआर बाकी है। ओपन पीओ मतलब क्या है कि देखो, क्या टू थिंग्स मैं वही बता रहा हूँ। ओपन पीओ तभी बोलेंगे जैसे 15 का पीआर है, पीओ है, फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर मैंने 15 का बनाया। ठीक है, अब मान लो पीआर से शुरू करते हैं। मान लो पीआर, मान लो 20 का बना, ठीक है, मैंने इस पीआर को लेके पीओ बनाया 15 का, तो ये पीआर ओपन है, समझो। हाँ, मतलब दिस पीआर इज ओपन बिकॉज अभी भी इसका 5 क्वांटिटी का पीओ बनाना रह गया है। ठीक है, तो दिस इज एन ओपन पीआर, मतलब पीआर भी बंद नहीं हुआ, मतलब पूरा उसका फुलफिल नहीं हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज ओपन पीआर। ठीक है, क्योंकि पीआर ओके। पीओ से 15 का बना है। अब देखो, अब पीओ ठीक है। बना 15 का, पीओ बना 15 का, जीआर हुआ 10 का, तो दिस इज ऑल्सो एन ओपन पीओ बिकॉज पीओ में भी सिर्फ 10 का ही जीआर, पार्शियल जीआर हुआ है। जीआर इज पार्शियल, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो एन ओपन पीओ। तो ये पीआर ओपन इसको बोलते हैं जब तक उसका पूरा पूरा पीओ नहीं बनेगा।
when quantity PR quantity will not match the PO quantity, it is an open PR. Again, in this case, unless the GR quantity will not match the PO quantity, it is an open PO. ठीक है, तो इस तरह से ओपन PO बोलते हैं। तो कभी कभी क्या ओपन PO क्लोज करना होता है कि भाई जो PR का फुलफिल पूरा नहीं हुआ उसे बंद कर दो, तो PR में हम डिलीशन फ्लैग लगा देते हैं कि, या फिर फिक्स एक क्लोज करके आइकॉन आएगा तो वो क्लोज कर देते हैं, तो PR बंद हो जाएगा। PR बंद हो जाएगा तो उस PR से फिर PO नहीं बनेगा, फिर PO भी क्लोज कर सकते हैं, तो फिर वो PO से GR नहीं बनेगा। तो ओपन PR जब जो होता है ना, कि जो जैसे मान लो सालों साल कोई PO हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो वो बोला कि जो भी ओपन PR है वो बंद करो, तो वो एक्टिविटी होती है बिजनेस की, जब वो जो भी ओपन क्वांटिटी रह गई है, मतलब जितना बाकी रह गया, PR पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, PO पूरा नहीं बना है, इन तीनों केसेस पे, तो वो हम बंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर ना? ओके सर, हाँ clear। ठीक, फाइन। अच्छा, अभी कहाँ पे था? ठीक है, तो ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ बताऊँगा। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि वो है क्वांटिटीज, इतना हो गया, मटेरियल डाटा, डिलीवरी शेड्यूल। ठीक है, अब देखो GR क्वांटिटी यहाँ पे देखो, ओपन क्वांटिटी में इतना दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अभी तो दिखा रहा है तो ओपन क्वांटिटी, जब ये सेव हो जाएगा तो बाकी का दिखाएगा। तो शेड्यूल क्वांटिटी इतना है, तो आई कैन सेव इट। सेव मतलब कि मैं परचेज कर सकता हूँ, मतलब वो कर सकता हूँ। ठीक है, डिलीवरी में शेड्यूल है, इनवॉइस ठीक है, डिलीवरी एड्रेस इज फाइन, लोकेशन का ये तो PR को पता ही है। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, चेक करने पे कुछ है तो आई कैन डू अ सेव ऑल्सो। ठीक है, तो इस PR से हम PO भी बना सकते हैं। तो जस्ट वहाँ पे जब डालना है PO क्वांटिटी, और कॉन्ट्रैक्ट से भी PO बन सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके कॉन्ट्रैक्ट्स पे यहाँ पे सेव कर लो, यहाँ पे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट से हमने PO भी बना लिया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल एग्रीमेंट करते हैं एक बार। शेड्यूल एग्रीमेंट में क्या है, अगेन दिस इज वेरी सेल्डम यूज्ड। हाँ, तो बट इसमें भी वही है, तो ME33L है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही है, एग्रीमेंट ही है, इस टाइप ऑफ एग्रीमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे शेड्यूल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक और सेशन खोला मैंने, तो यहाँ पे ME31L है। ठीक है, तो L पे सप्लायर डाल दो, कोई भी सप्लायर डाल दो यहाँ पे। ठीक है, अग्रीमेंट डेट आज है और उसका वो डाल दो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्ट, हाँ देखो, शेड्यूल एग्रीमेंट कैन बी क्रिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ME31K contract, when I create a contract, it can be created with respect to a purchase requisition, or it can be created with respect to RFQ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जैसे RFQ का प्रोसेस हमने किया था, एक वेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ था, होता, हाँ, तो उस वेंडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ, तो वो मैंने बताया था। ठीक है, तो RFQ प्रोसेस जब हो जाता है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट, जो वेंडर हमको मिलता है, जो कि सबसे मोस्ट फेवरेबल वेंडर है, कोटेशन है, और उसका जो वेंडर है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। तो जो RFQ नंबर मेरा फाइनल नंबर है, उससे रेफरेंस पे जाके यहाँ पे जो रेफरेंस करके मैं डाल सकता हूँ उसको। आई कैन क्रिएट एन कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू RFQ। ठीक है, ऑल्सो PREC के साथ भी बनेगा कि परचेज इक्वेशन पहले बना, फिर मैं मान लो मेरे पास आई नो द वेंडर कि भाई मैं PR बनाऊंगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, फिर PO बनेगा। ठीक है, तो PR कॉन्ट्रैक्ट PO भी एक हो सकता है, और ये भी हो सकता है PR RFQ कॉन्ट्रैक्ट PO। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम PR से भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। रेफरेंस टू यहाँ पे है, क्रिएट रेफरेंसिंग रिक्वेशन। तो रिक्वेशन को रेफर करके कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, क्रिएट रेफरेंसिंग द RFQ, मतलब RFQ को रेफर करके कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे ये दो चीज इंपॉर्टेंट लिख कर रखो कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएटेड विद रिस्पेक्ट टू अ परचेज रिक्विजिशन एंड एन RFQ, और एंड नहीं है, और है, मतलब आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। पर शेड्यूल एग्रीमेंट में क्या है, इट कैन बी रेफरेंस्ड विथ रिस्पेक्ट टू PREC
RFQ एंड ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करके भी हम शेड्यूल एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो भी शायद PR से बना होगा। तो एवरीथिंग कैन बी लिंक्ड। तो पहले PR बना, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना, फिर कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट बना, वो भी बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से PO भी बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट से आई कैन क्रिएट अ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट और अ परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स with respect, what are the documents by which we can create a शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो you have to say कि परचेज एक्विजिशन, RFQ एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों प्रीवियस डॉक्यूमेंट है ये सारे, इसको रेफर करके हम शेड्यूलिंग में बना सकते हैं। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन कर लो, शायद मेरा नोट्स पे नहीं होगा बट यू नोट इट डाउन। ठीक है, तो PREC, RFQ और कॉन्ट्रैक्ट को कोई एक है, तो इट कैन बी रेफरेंस्ड। ठीक है, अब इसके लिए भी सेम है एंड डेट। हाँ, तो मान लो मैंने एक 28 का बनाया, ठीक है, और इसमें मटेरियल डाल दिया। हाँ, सेम मटेरियल भी हो सकता है ना, तो प्लांट मैंने डाला, लोकेशन डाला, टारगेट क्वांटिटी। हाँ, तो आई वांट से फॉर एग्जांपल 234 क्वांटिटी है। प्राइस आई नो, प्राइस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप इज LP है। तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट टाइप है, LP इज फॉर स्टडी रिलीज और यहाँ पे विथ रिलीज। LP और LP है, तो दोनों में से कोई भी एक है, यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हेडर में, हाँ, हेडर में अगेन वैल्यू इज ऑप्शन है ना, तो वैल्यू डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, बट क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्वांटिटी इज मैंडेटरी है। तो क्वांटिटी नहीं डालोगे, अगर तुम इसको ऐसे ही करोगे तो वो बताएगा कि क्वांटिटी एंटर करो। 234 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी एंटर करनी ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, इफ यू चेक इट, इट्स फाइन, और सेव करो, तो शेड्यूल एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और स्टेप है जो कि एक्स्ट्रा है, तो हम नॉर्मली इसका यूज करते नहीं है बहुत, बिकॉज इट्स डुअल स्टेप। हाँ, ME38। हाँ, देखो यहाँ पे ME38 से अभी तो मैंने सिर्फ बनाया, मैंने कब डिलीवरी करना है मैंने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल में हम डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट में शेड्यूल नहीं होता है, तो शेड्यूल के लिए PO बनाना पड़ता है, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करके PO बनाते हैं। क्योंकि शेड्यूल कब, जैसे वे 500 चाहिए, कब चाहिए, तो कब चाहिए के लिए हमको PO बनानी पड़ती है। सिमिलरली शेड्यूल एग्रीमेंट अगेन, इसमें हमने बोला नहीं कब कब चाहिए, तो इसलिए उसके लिए आई हैव टू क्रिएट अनदर ट्रांजैक्शन। ME38 से मुझे वो शेड्यूल देखो, मेंटेन शेड्यूल एग्रीमेंट, तो शेड्यूल बनानी पड़ेगी कब कब चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया उसको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, डालने के बाद यहाँ से आइटम में जाके डिलीवरी शेड्यूल पे जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर शेड्यूल डालो कि मान लो कि अभी मैंने फर्स्ट, जैसे मान लो आज का क्या डेट है, हाँ, मैं फ्राइडे 7 तारीख को एक शेड्यूल बना रहा हूँ, मान लो 5 क्वांटिटी का। ठीक है, अब उसके बाद 7 के बाद, अच्छा ये 14, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं 10-15 का बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो डेट्स आएगी D पे आएगी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी शायद यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या है, डे फॉर्मेट, डे फॉर्मेट, तो 20 मान लो 21 पे 5 क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डेट बना सकते हैं कि 15 आया, ठीक है, तो 5 शायद पहले का बना था, 5 फिर 15 आया तो 20 हुआ, 20 से फिर 5 आया तो 25 हुआ, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव है, मतलब है ना, 5 का शायद पहले इसी सेम का बनाया था, तो 20 हुआ, 15 प्लस 15 आया, तो 5 पहले था प्लस 15 हुआ तो 20 हुआ, 20 प्लस 5 फिर नेक्स्ट डेट पे आया, तो क्यूमुलेटिव मेरा 25 हुआ। तो इस तरह से होगा, तो क्वांटिटी मेरा 25 फुलफिल हुआ। तो इस तरह से होती है। तो
क्वांटिटी हम कर सकते हैं, डिलीवरी डेट, तो ये वेंडर को पता चलता है कि भाई 14 तारीख को 15 देनी है, 21 तारीख को ये करनी है, तो मल्टीपल यहाँ पे डेट्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, शायद चेक तो नहीं कर सकते हैं, और क्या है, ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, तो अगर इसमें जाओ तो यू कैन सी कि इतना पीसेस है, ओपन क्वांटिटी इतना है, तो जो जितना है वो माइनस, जितना का आया है उसका माइनस क्वांटिटी ओपन है, मतलब जितना स्टिल टू डिलीवर, मतलब स्टिल टू फुलफिल, हाँ, तो वो है ओपन क्वांटिटी। तो यहाँ पे है, तो सेव कर दो यहाँ से, ठीक है। तो सेव कर दिया, तो हमने ME38 पे हमने बना दिया, तो ME38 पे सेम कर सकते हैं, ME38 इस डन, ठीक है। तो ये सेम डॉक्यूमेंट पे ही होता है, तो सेम डॉक्यूमेंट है और उस पर शेड्यूल चढ़ता है एक और ट्रांजेक्शन से, ठीक है। क्लियर, राइट, ये पार्ट, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं करना चाह रहा था आज, ये देखो अकाउंट असाइनमेंट। हाँ, देखो द अकाउंट असाइनमेंट आइटम कैटेगरी, देखो यहाँ पे जो भी परचेज ऑर्डर है ना, यहाँ पे देखोगे तो क्या जाके देखो, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो ये आइटम आई एंड ए हर डॉक्यूमेंट पे होगा, पीआर पे भी देखा होगा, लाइन आइटम पे आई एंड ए है। आई इज फॉर आइटम कैटेगरी, ए इज फॉर अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन एनी परचेज ऑर्डर, हाँ, फॉर एग्जांपल कोई भी सेटलमेंट अगर है परचेज ऑर्डर में भी देखो, हाँ, तो यहाँ पे आई एन ए इसमें भी होगा, आई एन ए, ठीक है। तो इसका कुछ एट्रीब्यूट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब अकाउंट असाइनमेंट क्या है, जैसे कोई भी परचेज रिक्विजिशन पे होगा, परचेज ऑर्डर मैंने दिखाया था, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट सब में होगा कि एक अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी होता है। सो दैट मीन्स व्हाट, हाउ अ प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट इज प्रोसेस्ड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से किस तरह का प्रोक्योरमेंट है ये, ठीक है। तो अगर मुझे ये सिनेरियोज है, देखो अगर हमको एसेट प्रोक्योर करना है, ठीक है, तो मुझे सिस्टम को बतानी पड़ेगी भाई ये एसेट है, तो मुझे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में ए डालनी पड़ेगी, दैट इज फॉर एसेट, ठीक है, फॉर प्रोक्यूरिंग एसेट। अगर मुझे कॉस्ट सेंटर के लिए, जैसे मान लो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कैफेटेरिया है, एडमिन डिपार्टमेंट है, उसके लिए कुछ खरीदारी करनी है, प्रोक्योर करनी है, तो इफ आई एम परचेजिंग सम गुड्स और सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर लाइक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, एडमिन, क्वालिटी, R&D, कुछ भी डिपार्टमेंट के लिए कुछ परचेज करते हैं, तो मुझे वो परचेज ऑर्डर में ये डालनी पड़ेगी टू स्पेसिफाई विच कॉस्ट सेंटर आई एम प्रोक्योरिंग, बिकॉज जो पैसा है वो कॉस्ट सेंटर से आता है, ठीक है। कि कॉस्ट सेंटर के लिए परचेज है तो कॉस्ट सेंटर के GL पे जाता है वो, तो कॉस्ट सेंटर का वो नंबर चाहिए और उसका GL जहाँ से वो पैसा डेबिट होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट, मान लो कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है, उसके लिए कुछ खरीदारी, सीमेंट है, स्टोन चिप्स है, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ प्रोजेक्ट है, तो उसका प्रोजेक्ट कोड होगा, एक प्रोजेक्ट कोड हम SAP में बनाते हैं, FI बनाते हैं, दिस इज ऑल FI, इंटीग्रेशन बिटवीन FI एंड MM, ठीक है। तो FI वाला ही कॉस्ट सेंटर बनाएगा, FI वाला एसेट बनाएगा, अगर एसेट है तो ये डिफरेंट प्रोक्यूरमेंट है, हमारे टॉपिक में नहीं है, बट हाँ एसेट के लिए कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर बनाएगा, FI प्रोजेक्ट बनाएगा, ऑर्डर बनाएगा, मेक टू ऑर्डर, ये PP बनाता है, मेक टू ऑर्डर, प्रोजेक्ट के मेक टू ऑर्डर, तो अगेन FI एंड PP का रिलेशन है। बट हम PO में दे सकते हैं, हमको सिर्फ बता दो कहाँ पे करना है, किसके लिए करना है, उसका डिटेल्स है तो हम कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन है अगेन, बिकॉज इट रिलेट्स टू FI, अकाउंटिंग के टर्म्स पे, तो FI से। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी ऑर्डर हो, मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, कुछ इंटरनल ऑर्डर, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कुछ माल खरीद रहे हैं, तो आई कैन रेफर दैट ऑर्डर इन माय प्रोक्योरमेंट इन द PO इनफैक्ट, ठीक है। और क्यूज फॉर मेक टू ऑर्डर, ऑर्डर बेस्ड प्रोक्योरमेंट है, एक बड़ा ऑर्डर है उसके लिए प्रोक्योर करना है। मेक टू ऑर्डर मतलब मैं ऑर्डर बेस्ड बनाऊंगा, मतलब मुझे मान लो एक बल्क ऑर्डर मिला है, प्रोडक्शन का ऑर्डर मिला है, मतलब क्लाइंट को चाहिए कि ये माल बना के दो, तो सर मेक टू ऑर्डर सिनेरियो इन PP, हाँ, तो वो MTO सिनेरियो है, मैंने बताया था, जो स्ट्रैटेजी ग्रुप में बताया था, प्लानिंग में फाइनल असेंबली, मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक था, तो ये उस तो ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, हाँ? तो अगर उसके लिए मेक टू ऑर्डर सिनेरियो है, उसके लिए कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, उसके लिए PO बना रहे हैं, तो उसी GL पे जाएगा, तो वो नंबर होगा, वो ऑर्डर नंबर चाहिए मुझे, ठीक है।
तो दिस इज अबाउट अकाउंट असाइनमेंट। हाँ, अब इसमें क्या है कि इसका प्रोसेस क्या है कि हम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी हर लाइन पे डालते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पे टैग करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे तो अकाउंट असाइनमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट अगर देखो तो यहाँ पे एसेट हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, मतलब आइदर मेंटेनेंस ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, कॉस्ट सेंटर के लिए खरीद सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के लिए खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो जो रिक्वायरमेंट, कोई सा भी रिक्वायरमेंट हो तो वो टैग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये टैग करूंगा, ए डालूंगा, तो यहाँ पे एक टैब खुलेगा अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। तो आई गिव यू सम एग्जांपल्स। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ टैग करोगे, या किए टैग किया कॉस्ट सेंटर के लिए, या ऑर्डर टैग किया, हाँ, किए डाला या पी डाला या एफ डाला, तो वो यहाँ पे एक अकाउंट असाइनमेंट टैब खुलेगा, ठीक है। सो क्या काम करता है, इट लिंक्स द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, सॉरी प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट टू द रेलेवेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो मतलब कौन सा कॉस्ट सेंटर है वो डालनी पड़ेगी उस टैब के अंदर, कौन सा वो ऑर्डर है जिसके लिए तुम कर रहे हो, वो डिटेल्स सिस्टम को चाहिए। तो एक नया टैब खुलता है वहाँ पे, इस ये जो तुमने डाला था उसका डिटेल्स डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो जीएल मुझे चाहिए जहाँ से पैसा जाएगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग क्या है, डिटरमाइंस हाउ द कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कॉस्ट किस डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो किस तरह से कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन सा जीएल पे जाएगी, वो जीएल इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम अकाउंट असाइनमेंट के डालते हैं। तो अकाउंट असाइनमेंट टैब खुलता है, उसके अंदर डिटेल्स डालो, है ना, डाल के आगे प्रोसेस करो, ठीक है। तो अगेन सेम यूज केसेस है, ए इज फॉर एसेट, के कॉस्ट सेंटर, प्रोजेक्ट है, इंटरनल ऑर्डर या मेंटेनेंस ऑर्डर। तो यहाँ पे सेम यूज केसेस है जो कि हमें पीछे दिखा रहा था, ठीक है। और आइटम कैटेगरी क्या है, अगेन यहाँ पे दोनों चीज एक साथ दिखाएंगे। तो द थिंग इज, अगर टाइम हो तो आइटम कैटेगरी इज व्हाट, हाउ द, किस तरह का प्रोक्योरमेंट है, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग। एक्चुअली अकाउंट असाइनमेंट इज फॉर अकाउंटिंग, आइटम कैटेगरी इज हाउ डिटरमाइन हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर हैंडल्ड इन प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो किस तरह का प्रोक्योरमेंट है, अगर ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे देखो ये ब्लैंक है ना, ये आइटम कैटेगरी ब्लैंक है, मतलब ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट है, तो इट्स ब्लैंक। अगर सर्विस प्रोक्योर करनी है तो डी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डी करनी पड़ेगी, आइटम कैटेगरी विल बी डी हियर, डी इज फॉर सर्विस, ठीक है। स्टैंडर्ड है तो ब्लैंक है, कंसाइनमेंट का प्रोसेस करना है तो के होगा। ये विल डू दिस थ्री थिंग्स इन फैक्ट, कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सर्विस, ये तीनों करेंगे लेटर चैप्टर्स। तो अगर कंसाइनमेंट का प्रोसेस करना है तो यहाँ पे के डालनी पड़ेगी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस करना है तो एल डालनी पड़ेगी, अगर सर्विस का है तो डी करेंगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड है तो दिस वन। तो यहाँ पे तीन है हमारे स्कोप में, बाकी बहुत सारे चीज़ है जो हम इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस, बट ये स्टैंडर्ड जो है, कंसाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, वी कैन टैग, यू हैव टू टैग दैट आइटम। तो यहाँ पे कुछ नहीं खुलेगा, मतलब इसे में जैसे अकाउंट असाइनमेंट डालो तो यहाँ पे आपका टैग खुलता है, बट आइटम कैटेगरी पे वैसा नहीं खुलेगा। सर्विस के केस में खुलेगा, यहाँ पे डिमिट और एक आएगा, तो मैं जब मैं सर्विस करूंगा तो आई शो यू, बट अदर केसेस पे अलग से कुछ टैब नहीं खुलता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं सर्विस करूं तो डी करो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करो तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियो करने के लिए एल करनी है, कंसाइनमेंट करने के लिए के है, थर्ड पार्टी के लिए इट इज एस, ठीक है। और उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप के साथ आइटम कैटेगरी का कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िग होता है। तो आई कैन टेक कि भाई नया डॉक्यूमेंट टाइप है तो उसके लिए हम कौन कौन से आइटम कैटेगरी को करेंगे, दैट वी कैन चूज व्हेन वी डू दैट चैप्टर, विल आई टेल यू, ठीक है। तो यूज केसेस सेम है, डी एल एस के, ठीक है, स्टैंडर्ड इज फॉर दिस वन, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, डिटरमाइंस की कौन सा प्रोक्योरमेंट है, कौन सा फील्ड्स उसमें चेंज होती है, जैसे सर्विस किया तो कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जब बॉम आता है सब कॉन्ट्रैक्ट में वो बॉम आएगा तो बॉम का पार्ट है उसमें, तो वो थोड़ा सा फील्ड सिलेक्शन तो चेंज होता है, थोड़ा सा मटेरियल टैब में जाके वो कंपोनेंट दिखेगा कि कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो वो सब चीज़ है मैं बताऊंगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग और कंसाइनमेंट के टाइम पे, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इन्फ्लुएंसेस जीआर, जैसे सर्विस हुआ तो जीआर नहीं होता, बिकॉज सर्विस इज द एक्टिविटी। मान लो मैंने एसी क्लीनिंग सर्विसेज किया तो मैंने कुछ पार्ट नहीं लिया ना, मैंने सिर्फ सर्विस लिया, तो उसका जीआर फिर नहीं होता है, तो सर्विस एंट्री होता है। सो एनी काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू प्रोक्योर, इट वुड बी अ सर्विस एंट्री। तो
डिफरेंट ट्रांजैक्शन से होता है, विल टॉक अबाउट इट इन द चैप्टर, कि सर्विस के बाद सर्विस एंट्री शीट होता है, उसके बाद इनवॉइस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो GR मीगो यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली मीगो यूज़ करते हैं मटेरियल के लिए, बट सर्विसेज के लिए तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो वो इन्फ्लुएंसेस द सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस। हाँ, जैसे डी सर्विस लिया तो फिर मीगो नहीं कर सकते, बट हमको वो सर्विस एंट्री शीट करनी पड़ेगी, ठीक है। ML81 से होता है। हाँ, ML81 से वेरी गुड होता ही है, तो वो आई शो यू लेटर। हाँ, तो ठीक है। अब देखो इसका एक दो एग्जांपल देखिए, आज खत्म कर लेते, 10 मिनट बाकी है वैसे। ओके, तो जो EKPO, हाँ, तो मैंने बोला था कि लाइन आइटम जो है उसके लिए EKPO से हम आई कैन डू इट। हाँ, तो डिस्प्ले करो जैसे EKPO में, तो यहाँ पे दो एक टैब होगा, जैसे मान लो ये देखो आइटम कैटेगरी एंड अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ठीक है, बिकॉज EKPO इज अ लाइन आइटम, तो लाइन आइटम पे ही हम टैग करते हैं आइटम कैटेगरी एंड अकाउंट असाइनमेंट। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लो अकाउंट असाइनमेंट है, तो इक्वल टू में कोई भी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इक्वल टू ही करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे दो चीज़ देखनी थी, एक तो है फॉर एग्जांपल वांट टू शो कि KP ना, सॉरी KP फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 3 को देखूँ, हाँ आइटम, तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, हाँ, सिलेक्ट सिंगल वैल्यूज, ठीक है। तो मैं चाहूँ कि यहाँ पे देखो के, मतलब देखो यहाँ पे ना, फिर के इज फॉर कॉस्ट सेंटर, मैं कॉस्ट सेंटर देखना चाहूँगा, ठीक है। P इज फॉर प्रोजेक्ट, हाँ, तो P इज फॉर प्रोजेक्ट, देखो ये प्रोजेक्ट देखना चाहूँ, और फॉर एग्जांपल आई वांट टू आल्सो सी से ऑर्डर, फॉर एग्जांपल F इज फॉर ऑर्डर, तो मैं 3 का देखूँ, फॉर ऑर्डर, F कहाँ है, ऑर्डर, हाँ। तो मैं ये तीनों, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तो आई विल गेट ऑल द परचेज ऑर्डर जहाँ पे ये टैग्ड है, आइटम आइटम नो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ये 3 टैग्ड है, वो सारे POs मुझे मिलेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, 354, फाइन। हाँ, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा हो तो इसको हटानी पड़ेगी, अगर 1000 एंट्री है तो ये हटानी पड़ेगी, नहीं तो 500 में जाके बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आई कैन रन इट, हाँ, तो आई कैन शो यू सम एग्जाम्पल्स। हाँ, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे इफ़ यू गो बैक, यहाँ पे थोड़ा सा राइट में जाना पड़ेगा, तो क्योंकि वो थोड़ा सा राइट में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे है ना आइटम, सॉरी अकाउंट असाइनमेंट, हाँ, तो अकाउंट असाइनमेंट को वहाँ से हम ड्रैग कर सकते हैं इस सेशन के लिए, हाँ, तो नेक्स्ट सेशन पे आप खोलोगे तो फिर वो वहीं वहीं चला जाएगा, ठीक है। तो जस्ट टू सी द डेटा प्रॉपरली, तो मैं यहाँ पे टैग कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये के भी है, एफ भी है, और क्यू भी शायद नीचे होगा, तो ये हम फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करके आई कैन डू गो टू फिल्टर, सेट फिल्टर, हाँ। तो मुझे एक एक करके देखनी है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, मान लो कि के पहले देखो तीनों है, तो पहले के देखो, तो के का फिल्टर हो जाएगा, जैसे एक्सेल में फिल्टर करते हैं वैसे ही फिल्टर हो जाएगा, तो सारे के इकट्ठे आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब चेंज डॉन में मैं जाता हूँ कि लेटेस्ट डेटा देखूँ, तो लेटेस्ट डेटा मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अब के इस पर कॉस्ट सेंटर, ठीक है ना। तो ये मटेरियल वाला देखो, मैं हमने कहाँ किया था, जैसे ये वाला फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो ये परचेसिंग डॉक्यूमेंट है, तो व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे देखो के है, हाँ, तो ये मान लो एक मटेरियल है, तो के है, जैसे कॉस्ट सेंटर, मतलब ये मटेरियल हम कॉस्ट सेंटर के लिए खरीद रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक अकाउंट असाइनमेंट टैब खुलेगा, तो वेन एवर यू पुट एनीथिंग हियर एन अकाउंट असाइनमेंट टैब विल ओपन अप, हाँ, जो कि कॉस्ट को ये केस फॉर कॉस्ट सेंटर, ठीक है, एंड दिस इज द GL, तो वो कॉस्ट सेंटर नंबर मुझे टैग करनी पड़ेगी। सो ये कॉस्ट सेंटर बनता है, मतलब यू नो देयर आर मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स, जैसे मैंने दिखाया था पहले, जैसे है ना सेल्स है, मार्केटिंग है, ठीक है, एडमिन HR है कॉस्ट सेंटर, IT कैन बी ए कॉस्ट सेंटर, ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट कैन बी ए कॉस्ट सेंटर, फिनेंस डिपार्टमेंट कैन बी ए कॉस्ट सेंटर, मार्केटिंग, सेल्स, R&D, ये सारे कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे है कैफेटेरिया है, तो मल्टीपल है, कैंटीन भी है, तो कैंटीन डिपार्टमेंट इट्स कॉस्ट सेंटर,
ठीक है, सेल्स मार्केटिंग, तो ये सारे कुछ कॉस्ट सेंटर, तो ये सारा जो कोड है कॉस्ट सेंटर का, ये मास्टर डाटा है एक्चुअली। तो इट इज क्रिएटेड बाय एफआई, ठीक है, तो एफआई बना देगा, तो और यूजर विल नो कि भाई कौन सा कॉस्ट सेंटर के, उसके साथ जीएल भी अच्छा अटैच्ड है, तो जीएल और कॉस्ट सेंटर डालो एंड इट विल बी फुलफिल, मतलब ये जो पैसा आएगा वो जीएल से जाएगा एंड इस कॉस्ट सेंटर के लिए बुक हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द पता कॉस्ट सेंटर, तो ये डालोगे तो अकाउंट असाइनमेंट आएगी, सिंपल है। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जीएल डालनी पड़ेगी जो मैंडेटरी है, एंड देन यू कैन सेव द पीओ और आगे उसका चलेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे मान लो कि मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर लिया, तो फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट या फिर कुछ और लेते हैं, तो जैसे ये फिल्टर किया था मैंने के पे है, तो अगर इफ आई वांट टू सी अनदर थिंग, सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी की प्रोजेक्ट, तो पी डालते हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए क्या है, तो प्रोजेक्ट इज हियर, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो इट्स फाइन, जैसे यहाँ पे है, तो ये दिस इज अ परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर के लिए जैसे आगे यहाँ पे एक और अदर पे जाओ, गो इनसाइड, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे 3 लाइन आइटम है, ठीक है, फर्स्ट पे क्यू डाला था, तो पी है, सॉरी, तो पी इज फॉर प्रोजेक्ट, क्यू इज फॉर द वर्ड, सेकेंड लाइन आइटम में क्या है, क्यू इज फॉर मेक टू ऑर्डर, हाँ, तो यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे गुड सिनेरियो है, तो यहाँ पे तीनों चीज एक साथ दिख सकते हैं। देखो पहले फर्स्ट आइटम देखते हैं, फर्स्ट आइटम पे ये क्या है, देखो ये प्रोजेक्ट है, पीस और प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आके मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट मीन्स डब्ल्यूबीएस एलिमेंट, मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एलिमेंट, हाँ, दिस इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट कोड एक्चुअली विच एफआई विल क्रिएट, और इस प्रोजेक्ट के लिए अगर मुझे परचेज करनी है तो मैं इस तरह से करूंगा, ये सप्लायर है, 5 क्वांटिटी बियरिंग है, इस प्रोजेक्ट के लिए लगेगा, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए लगेगा, क्या उसका जीएल है, कि कंट्रोलिंग एरिया भी एफआई क्वांटिटी है, एफआई का कंट्रोलिंग एरिया बना रहेगा, जीएल ऑलरेडी बना रहेगा, हाँ, फंक्शनल एरिया भी बना रहेगा, तो एफआई के साथ रिलेटेड है, तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, तो जीएल भी अवेलेबल होगा, कॉस्ट कंट्रोलिंग एरिया तो होगा ही, कंपनी कोड से असाइन होता है ये, डब्ल्यूएस एलिमेंट भी होगा। अब इसका एग्जांपल दे सकते हो कि क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आईटी प्रोजेक्ट ज़्यादा दिखेगा, बट नॉर्मली जो है जो सिस्टम में होता है, जैसे एक्सकावेशन है, दैट इज अ प्रोजेक्ट, हम कुछ एक्सकावेट कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोजेक्ट, हाँ। आईटीबी प्रोजेक्ट है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन है, कैपेक्स है, ब्लू प्रिंटिंग है, ये तो है ही, बट नॉर्मल सिनेरियो में, जो मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो में बता रहा हूँ, तो इसमें दीज आर सम, जैसे एक्सकावेशन है, और मान लो वो लाइक हो गया, फिर जैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये देखो ये मेशनरी वर्क, दिस इज अ टिपिकल प्रोजेक्ट, हाँ, कि हम कुछ मेशनरी का काम कर रहे हैं, सीमेंट चाहिए, वो चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए, तो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में मुझे प्रोक्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे प्लम्बिंग का कुछ काम है, तो इट्स अ प्रोजेक्ट, हाँ, तो उसके लिए प्लम्बिंग के रिलेटेड अगर मान लो कुछ पार्ट्स चाहिए, तो हम इस प्रोजेक्ट को टैग करके वो प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्लम्बिंग हो गया, और तो कुछ है नहीं। अब स्टील इरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टील का कुछ हम इरेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, नॉर्मली जिससे होता है, तो दैट वो प्रोजेक्ट को टैग करनी पड़ेगी, अगर तुम इफ यू आर प्रोक्योरिंग सम मटेरियल फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो उस जीएल को टैग करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट को टैग करो, जीएल को टैग करो, एंड देन यू पुट इट इनसाइड, ठीक है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, टरबाइन कुछ अगर मान लो कुछ है, हाँ, तो ये ठीक है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। सो लेट्स टेक द 31, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, देखो डी भी है और पी भी है, देखो यहाँ पे क्या है, डी इज फॉर सर्विस, हाँ, और सर्विस टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मटेरियल नहीं होता, सर्विस के लिए मटेरियल नहीं होता है, बट डी इज फॉर सर्विस, और डी टैग कर सकते हैं हम, हाँ, एंड ऑल्सो पी इज फॉर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कोड के लिए वो इट विल बी डन। तो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट जो है वो यहाँ ये भी प्रोजेक्ट कोड ही है, तो वो जीएल को टैग करो, वो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट टैग करो, प्रोजेक्ट के लिए वे, ठीक है। और क्यू जो है वो क्या है, क्यू इज ऑल्सो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट, ठीक है, दैट्स ऑल्सो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट, ठीक है। अब मैं कुछ देख रहा था ऑर्डर के लिए, हाँ, एफ करके देख रहा था, एफ का कुछ नहीं है क्या, तो एफ का एक बार मिले तो सही होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा था कि पी का, जैसे मान लो ये
एफ करो। सो इफ इट इज एफ के लिए थोड़ा वैरायटी, थोड़ा सा 2-3 ऑर्डर होता है एक्चुअली। तो मान लो दिस वन, हाँ, इफ आई चेक दिस पीओ, ठीक है, तो यहाँ पे इस पीओ के लिए वो है, ठीक है, देखो एफ है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये दिस इज फॉर ऑर्डर, यहाँ पे ब्लैंक है, ओके। अच्छा, तीनों ही ब्लैंक है, तो इट्स नॉट अ गुड ऑर्डर एक्चुअली। फाइन, अच्छा यहाँ पे ए वाला देखते हैं, दिस वन, देखो यहाँ पे है ना एफ, हाँ, तो एफ इज फॉर प्रोजेक्ट, ये मटेरियल मतलब इट इज फॉर दैट ऑर्डर। देखो यहाँ पे देखो, तो अगेन जैसे अकाउंट असाइनमेंट एफ डालोगे, दे वुड बी यू नो एन अकाउंट असाइनमेंट टैब हियर, एंड वो जीएल चाहिए एंड ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, इफ यू गो इनसाइड, इफ यू डबल क्लिक ऑन इट, तो व्हाट इज इट, देखो इट्स एन इंटरनल ऑर्डर, मतलब एक एफआई ऑर्डर होता है, तो वहाँ पे एक बजट रहती है, तो उस बजट के अगेंस्ट में होता है। अगेन अगेन इट्स अ यू नो एफआई रूल, हाँ, तो कुछ कंट्रोल डेटा में कहीं यू नो कुछ यूएसडी में, कुछ कहीं पे तो होता है, आई एम नॉट श्योर, इन्वेस्टमेंट में जाके कहीं यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, तो कुछ यहाँ पे कॉस्ट दिया रहता है, तो उस इंटर्न वो बजट, इट्स अ बजट ऑर्डर एक्चुअली। तो एक बजट किसी काम के लिए बजट एलोकेटेड है, उस बजट के अकॉर्डिंग हम यू नो प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एफआई पार्ट है, बट हाँ ऑर्डर को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यू नो दिस इज वो प्रॉफिट सेंटर है, कंट्रोलिंग इन कंपनी कोड है, हाँ, तो यहाँ पे कर सकते हो। तो दिस कैन बी अ इंटरनल ऑर्डर, इट कैन बी अ प्रोडक्शन ऑर्डर, इट कैन बी अ मेंटेनेंस ऑर्डर, जैसे मैंने बोला था, इट कैन बी एनीथिंग। अभी तो इंटरनल ऑर्डर मैंने देखा था, बट किसी किसी केस में प्रोडक्शन ऑर्डर भी होता है, मेंटेनेंस ऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, बट अगर यू नो इफ आई वांट टू सी अनदर वन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये ऑर्डर है, यहाँ पे क्लिक करो, तो नॉट श्योर कौन से ऑर्डर है भाई। ये मुझे लगता है मेंटेनेंस ऑर्डर भी हो सकता है, नॉट श्योर। जस्ट हाँ, मेंटेनेंस ऑर्डर है, हाँ। तो दिस इज अ मेंटेनेंस ऑर्डर, हाँ, मान लो कि ये स्टार्ट डेट है, ये वर्क सेंटर है, मतलब ये अगेन क्वालिटी और पीपी का पार्ट है, हाँ। तो ये इस ऑर्डर के लिए कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, कुछ है, तो क्लियर है ना ये पार्ट। तो इट कैन बी डिफरेंट, हाँ, तो मेंटेनेंस ऑर्डर भी हो सकता है, और यू नो लाइक इट कैन बी यू नो क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑर्डर यहाँ पे जो टैग कर सकते हो, उसके लिए अगर यू नो कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ना, आइटम कैटेगरी एंड अकाउंट असाइनमेंट इज क्लियर एवरीवन, राइट? यस सर। ठीक, ग्रेट। तो सर्विसेज का है, यू नो वील डू अनदर वन, तो सर्विस के लिए अलग चैप्टर है, जैसे मैंने बोला था, जब आएगा तो वो हम करेंगे इसका भी, ठीक है। तो वील एंड द सेशन हियर, टुमारो नहीं है क्लास, सो वील कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो होगा, अब आई विल टेल यू, हाँ, तो हो सकता है टुमारो भी हो, तो आई पिंग यू इन द सेशन, हाँ, इन द ग्रुप, ठीक है, तो सेम टाइम करेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हाँ, वीडियो सेव कर लेना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो असाइनमेंट दिया है वो करो और प्रैक्टिस करना, ठीक है। ठीक है सर। फाइन फाइन, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, बाय। बाय।